हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेरी वेलकम टू द हाइट्स। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे सल्तनत काल में अब तक हमने गुलाम वंश व खिलजी वंश को पढ़कर खत्म किया है। आज के इस लेक्चर में हम तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी को पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डाल लीजिए तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। नोट डाउन करने से याद आया दोस्तों, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था, एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि कितने लोग नोट्स बना रहे हैं। खैर मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई तो नहीं आया कि मैं नोट्स बना रही हूँ, लेकिन आशा करती हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैम वीडियोस देखते हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, हम नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी नोट्स बनाइए, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल है आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों होता ये है कि हिस्ट्री में हम फैक्ट पढ़ते हैं ना, उस समय तो काफ़ी ईजी लगता है, चीज़ें सुनने में मज़ा भी आता है हम लोगों को, लेकिन ये चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं, है ना। यदि आप नोट्स बनाएंगे तो ये लंबे समय तक आपके दिमाग में टिकी हुई रहेगी और याद रहेगा। और जब भी आप नोट्स बना उठाकर देखेंगे तो बिल्कुल एक आधे घंटे में आप नोट्स का रिवीजन करेंगे और सारी चीज़ें आपको रिफ्रेश तरीके से फिर से याद हो जाएगी, यदि भूल भी जाते हैं तो, है ना। खुद के नोट्स बनाने की बात ही अलग है, और स्वयं के द्वारा बने हुए नोट्स स्वयं को ही समझ में आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से नोट्स ले लो और आपको समझ में आ जाए। खुद के द्वारा बनाए गए जो नोट्स होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। इसीलिए मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि नोट्स बनाइए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सो अब ज़्यादा प्रवचन न देते हुए, ये आप लोगों की स्वेच्छा है, आप बनाना चाहें या ना बनाना चाहें, मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को कि आप नोट्स बनाइए ही बनाइए, या आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों को सक्सेस होना है या नहीं होना है, ये आप पर ही निर्भर करता है। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तुगलक वंश में सबसे पहले हम टाइम पीरियड को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, सल्तनत काल की जितनी भी डायनेस्टी है उनके टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। तुगलक वंश का शासनकाल का समय है 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी, ठीक है। कब से कब तक का? 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश के शासकों ने भारतीय भूभागों पर शासन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुगलक वंश का जो ये टाइम पीरियड है, यही सल्तनत काल का सबसे लंबा समय है कि किसी वंश ने या किसी डायनेस्टी ने सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। सबसे लंबा समय आप गुलाम वंश का समय देख लीजिए, खिलजी वंश का देख लीजिए, आप लोधी वंश का, सैयद वंश का देख लीजिए, उनमें सबसे लंबा समय यदि मिलेगा तुगलक वंश का ही मिलेगा। इन्होंने लगभग 80 वर्षों तक भारतीय भूभाग पर शासन किया था, इनके शासकों ने। तुगलक वंश के शासनकाल के इस समय को सल्तनत काल का संक्रमण काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सल्तनत काल के किस वंश के शासनकाल को संक्रमण काल कहा गया है। तो तुगलक वंश के क्यों कहा गया है? क्योंकि 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी का ये जो टाइम पीरियड है, ये दिल्ली सल्तनत काल का ना तो प्रारंभिक समय है और ना ही अंतिम समय है, ये मध्य का समय है, मध्य का शासनकाल का समय है। सो इसीलिए इसे संक्रमण काल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का संक्रमण काल किस वंश के शासन को कहा जाता है? तो तुगलक वंश के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे। कितना? लगभग 80 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी वंश आए उनमें सबसे लंबा शासनकाल का समय चला। ये छोटी छोटी जितनी भी बातें मैं बोल रही हूँ ना, सारी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। और यहीं जब चीज़ें नोट डाउन नहीं होती ना, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और भूल जाते हैं इन चीज़ों को। और आप लोगों को पता ही होगा, आप पेपर उठा के देखिए कितना डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब तुगलक वंश के फाउंडर की यदि बात की जाए तो गियासुद्दीन तुगलक हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की है, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, इनके अन्य नाम है गाजी मलिक और तुगलक गाजी। ये दो अन्य नाम भी हैं, यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, तो आप नोट डाउन करेंगे इसे। क्या नाम है? गाजी मलिक और तुगलक गाजी। ये नाम है गियासुद्दीन तुगलक के। कौन है गियासुद्दीन तुगलक? तो दोस्तों, इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत का वंश था, जो कि था खिलजी वंश, तुगलक वंश से पहले हमने क्या पढ़ा? खिलजी वंश पढ़ा। तो खिलजी वंश का जो साम्राज्य था, उसके सीमांत क्षेत्रों में ये सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। तो क्या थे ये? खिलजी वंश में सूबेदार थे। 5 सितंबर 1320 ईस्वी, 5 सितंबर 1320 ईस्वी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गियासुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर देते हैं और तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं? खुसरो खां की। खुसरो खां कौन थे? यदि डिटेल में देखना है तो आप इससे पहले का लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बताया है। यहाँ पे हल्का फुल्का बता देती हूँ मैं। खुसरो खां खिलजी वंश में कुतुबुद्दीन मुबारक
खिलजी जो थे उनके वजीर हुआ करते थे, उनके दरबार में वजीर हुआ करते थे। इन्होंने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी और शासन संभाल लिया था, लेकिन थोड़े ही समय बाद में गियासुद्दीन तुगलक इनकी हत्या कर देते हैं। कब? 5 सितंबर 1320 ईस्वी में, और दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो खुसरो खां वजीर थे खिलजी वंश में। तुगलक वंश सल्तनत काल का संक्रमण काल कहा गया। देखिए वही चीज आ गई है ना, ये तुगलक वंश जो है सल्तनत काल का क्या था? संक्रमण काल था, ट्रांजिशनल पीरियड था। गियासुद्दीन तुगलक ने जब तुगलक वंश की स्थापना की थी और अपना शासन संभालना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अमीरों की ली गई भूमि, हमने पढ़ा था जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने जितनी भी वक्फ में या इनाम में या दान में भूमियाँ दी थी वो वापस ले ली थी। तो उन भूमियों को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अमीरों को से ली गई उन भूमियों को गियासुद्दीन तुगलक ने पुनः अमीरों को लौटा दी थी। जिनकी भूमि ली थी गियासुद्दीन तुगलक ने, उनकी भूमियों अलाउद्दीन खिलजी ने, गियासुद्दीन तुगलक ने उनकी भूमियों को पुनः लौटा दिया था। लेकिन इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत होता है कि गियासुद्दीन तुगलक काफ़ी उदार थे, है ना, इसीलिए उन्होंने वापस दे दी। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, खुसरो खां के द्वारा भी कई लोगों को दान धर्म किए गए थे और ज़मीनें दे दी गई थी, खजाना दे दिया गया था। तो गियासुद्दीन तुगलक ने उनसे पुनः वापस वो चीज़ें मांगी थी। तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है इस लाइन का कि गियासुद्दीन तुगलक काफ़ी उदार थे। इतिहास में ये चीज़ें भी पढ़ने को मिलती है कि खुसरो खां के द्वारा जितने भी दान धर्म किए गए थे, जितनी भी भूमियाँ दान में दी गई थी, वो पुनः मांगी गई थी गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंचाई के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों व कुएं का निर्माण किया था। इनमें कृषि का काफ़ी महत्व था इनके शासनकाल में। सो इन्होंने नहरों और कुओं का निर्माण करवाया गया था। और संभवतः कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक पहले ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, MPPSC में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2015-16 के पेपर्स में देखना कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक थे जिन्होंने पहली बार नहरों का निर्माण किया था सिंचाई के लिए। तो इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, है ना, पहला शासक संभवतः गियासुद्दीन तुगलक पहले वे शासक हुए जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं, तुगलकाबाद की स्थापना एवं वहाँ 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इन्होंने एक नगर की स्थापना करवाई थी, उस नगर का नाम था तुगलकाबाद। क्या नाम था? तुगलकाबाद था उस नगर का नाम। वहाँ पर इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, रोमन शैली पे बनाया गया था। ये जो नगर था इसका निर्माण जो करवाया गया था रोमन शैली में हुआ था। ठीक है, पूरा निर्माण इसका। और वहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया था इन्होंने जिसका नाम है 56 कोट दुर्ग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया। कहाँ करवाया? तुगलकाबाद में करवाया। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने करवाई? तो गियासुद्दीन तुगलक ने करवाई। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है ना, तो सारे फैक्ट इस तरीके से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है मृत्यु। डेथ इनकी कब हुई थी? तो 1325 ईस्वी में हुई थी। तो स्टोरी क्या थी इनकी, डेथ कैसे हुई? तो आइए देखते हैं हम। तो दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक, जब तुगलक वंश की शुरुआत हुई थी ना, खिलजी वंश के समय से ही समझ लीजिए, जो भारत पे इनका शासन हुआ था वो दक्षिण भारत तक फैल गया था। मतलब काफ़ी विस्तारित साम्राज्य इनका होता चला गया था। तुगलक वंश में भी दक्षिण भारत के राज्य भी मिले हुए थे ना, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी इन्होंने शासन किया हुआ था। ये भी सारे भूभाग इनके अंतर्गत ही आते थे। अब बंगाल का क्षेत्र भी आता था। बंगाल के क्षेत्र में क्या हुआ था दोस्तों? अव्यवस्था फैलने लगी थी। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए गियासुद्दीन तुगलक स्वयं सैन्य अभियान चलाते हैं और खुद भी वहाँ पर जाते हैं उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए। वहाँ पर वे सफल होते हैं। सफल होने की काफ़ी खुशी होती है और वे फिर वापस अपने साम्राज्य की ओर लौटते हैं। लौटने के दौरान क्या होता है, इनका एक सहयोगी होता है जिसका नाम होता है जूना खां। जूना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल तैयार किया जाता है वहाँ पे इनका स्वागत करने के लिए, इन्हें बधाइयाँ देने के लिए। ठीक है, तो उसी महल में दबकर, वो महल रात में टूट जाता है और उसी महल में दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी मृत्यु होती है। कई इतिहासकारों का कहना है कि ये एक योजना थी जिसके तहत एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसके तहत गियासुद्दीन तुगलक की हत्या की गई। और कई इतिहासकारों का कहना है कि यह एक दुर्घटना थी। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हमने क्या क्या देखा इस पॉइंट में, हमें पता चला कि तुगलक वंश का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था। तो दक्षिण भारत तक इनका साम्राज्य विस्तार हो चुका था। इधर पूर्वी साइड में बंगाल तक भी हो चुका था। बंगाल में ही अव्यवस्था फैली थी। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए इन्होंने एक सैन्य अभियान चलाया, वहाँ गए, अव्यवस्था को दूर भी किया, सफल भी रहे और लौटने के क्रम में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर?
बंगाल के अभियान से लौटते समय, ठीक है। दिल्ली के नज़दीक ही वहाँ पर ही अरेंजमेंट करवाया गया था, एक लकड़ी का महल बनाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? जूना खां के द्वारा बनवाया गया था, और वो महल टूट जाता है, वहाँ पर दबकर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब तुगलक वंश का अगला शासक कौन बनता है? तो तुगलक वंश का अगला शासक वही जूना खां बनता है, जिसने लकड़ी का महल बनवाया था। इसीलिए दोस्तों काफ़ी इतिहासकारों को शक है, जैसे कि इब्न बतूता एक इतिहासकार हुए थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ये जूना खां का क्या था, एक षड्यंत्र था गियासुद्दीन तुगलक को मारने का। लेकिन बर्नी और फरिश्ता जैसे जो इतिहासकार हुए, उन्होंने इसे एक दुर्घटना माना है। अब नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं तुगलक वंश के? जूना खां बनते हैं। जूना खां जब तुगलक वंश का राज सिंहासन संभालते हैं तो वो अपना नाम जूना खां से बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक रखते हैं। किस नाम से ये गद्दी पर बैठते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद में शासक कौन बने? मोहम्मद बिन तुगलक बने। कब से कब तक इनका शासन चलता है? तो राज्याभिषेक इनका होता है 1325 ईस्वी में। राज्याभिषेक कब होता है? 1325 ईस्वी में, जब इनकी मृत्यु हुई थी, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी, और फिर राज सिंहासन को खाली तो छोड़ नहीं सकते ना, इसीलिए 1325 उसी सन में ये राज्याभिषेक करते हैं। कब से कब तक इनका शासन चलता है? तो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। आगे चलते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान थे, ठीक है। मध्यकालीन, मिडाइवल, यहाँ केवल सल्तनत काल की बात नहीं हो रही, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जितनी भी हम पढ़ेंगे उसमें सबसे अधिक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, स्वप्नशील व रक्त पिपासु शासक कहा गया। अब क्यों कहा गया? इतने विद्वान होने के बावजूद भी इन्हें पागल, स्वप्नशील व रक्त पिपासु क्यों कहा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा शासक था सल्तनत काल का जिसे पागल, स्वप्नशील व रक्त पिपासु कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक था तुगलक वंश का जिसे पागल, स्वप्नशील व रक्त पिपासु शासक कहा गया। क्यों कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी अभिमानी थे, अहंकारी थे, साथ ही साथ बड़े बड़े सपने देखते थे, और रक्त पिपासु इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भी इनके विरोध में खड़ा होता था तो वो उसे मरवा देते थे, है ना। कोई भी विरोधी नहीं होना चाहिए, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे विरोधी। पागल मतलब अब जो इन्होंने कह दिया उसे करने की, चाहे वो सही रणनीति हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन इन्हें करना है, चाहे उससे बर्बादी हो, है ना, तो भी इन्हें करना है। इसीलिए इन्हें पागल कहा गया था। वो बड़े बड़े डींगे हाँकते रहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते रहते थे, इसीलिए स्वप्नशील कहा गया। और विरोधी को अपने सामने खड़ा नहीं देख पाते थे, उनकी हत्या करवा देते थे, इसीलिए रक्त पिपासु कहा गया। तो ये तीनों ही उपाधियां कह सकते हैं, टाइटल्स कह सकते हैं, किसके द्वारा दिए गए थे? प्रजा के द्वारा दिए गए थे। इन्हें पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में नेक्स्ट फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने राजधानी सल्तनत काल की दिल्ली पढ़ी थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर दिया था, ठीक है। देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद इन्होंने बदलकर कर दिया था। क्या कर दिया था? दौलताबाद। देवगिरी का नाम चेंज होकर क्या हो गया था? दौलताबाद हो गया था। तो इसे राजधानी बनाया था अपने तुगलक वंश की। उसके बाद में कुछ समय, दौलताबाद ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अब देखिए, दिल्ली ये उत्तर भारत में स्थित है और दौलताबाद ये दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत की राजधानी, मतलब क्यों बनाया दौलताबाद को राजधानी? इन्होंने सोचा कि यदि हम इस वाले क्षेत्र को, दौलताबाद वाले क्षेत्र को राजधानी बना लेते तो हम उत्तर भारत का क्षेत्र भी संभाल लेंगे और दक्षिण भारत का क्षेत्र भी संभाल लेंगे। इसीलिए इन्होंने दौलताबाद को राजधानी बनाया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। वर्तमान का जो महाराष्ट्र राज्य है ना, वहाँ पे ये दौलताबाद स्थित है। लेकिन ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा, इनकी जो रणनीति थी ये अनसक्सेसफुल रही, सफल नहीं हो पाई। तो इन्होंने पुनः राजधानी दिल्ली कर दी थी कन्वर्ट, ठीक है। तो पुनः दिल्ली भी हो गई थी। तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी या दौलताबाद राजधानी किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। लेकिन दौलताबाद से पुनः ये दिल्ली को राजधानी बना देते हैं। फरिश्ता एवं बर्नी के अकॉर्डिंग ये इतिहासकार हुए, दोनों फेमस इतिहासकार है फरिश्ता और बर्नी। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने कांसा एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। किसके द्वारा चलवाए गए थे कांसा एवं तांबे के सिक्के? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कांसा एवं तांबे के सिक्के चलवाए गए थे। और इन सिक्कों का जो मूल्य था वो चांदी के सिक्कों के बराबर था, ठीक है। जबकि चांदी की जो धातु होती है वो मूल्यवान होती है इनके मुकाबले, कांसा और तांबे के मुकाबले। लेकिन उन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें बराबर ही रखा, समान ही रखा। मतलब कांसे व तांबे के सिक्के भी चांदी के सिक्कों के समान ही मूल्यवान थे। तो कांसे व तांबे के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। एडवर्ड थॉमस, इन्होंने क्या कहा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में? इनके बारे में भी कहा जाता है, इन्होंने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन आता है, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक को? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस के द्वारा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, इब्न बतूता की
इब्न बतूता के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने पहले भी इब्न बतूता के बारे में बात की है, तो कौन थे इब्न बतूता? इब्न बतूता 1333 ईस्वी में तुगलक वंश में आते हैं, भारत आते हैं 1333 ईस्वी में, और यहाँ पर तुगलक वंश के दरबार में आते हैं। ये कहाँ से आए थे? तो ये अफ्रीकी के मोरक्को से आए थे, ठीक है, अफ्रीका के मोरक्को से आते हैं इब्न बतूता। ये एक इतिहासकार थे। इन्होंने रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम नोट डाउन करेंगे, रेहला। इन्होंने रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें सुल्तान के बारे में, सुल्तान कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, सुल्तान के बारे में वर्णन मिलता है। क्या नाम था बुक का? बुक का नाम था रेहला। रेहला, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, रेहला ये बुक का नाम था। और इब्न बतूता कौन थे? तो ये अफ्रीका से आए थे, और अफ्रीका के मोरक्को से आए थे। ये याद रखेंगे, इतिहासकार थे इब्न बतूता, और इन्होंने रेहला नामक बुक लिखी थी जिसमें सुल्तान के बारे में वर्णन मिलता है। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या बना दिया था? काजी बना दिया गया था ये दिल्ली का। कौन? इब्न बतूता। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन करेंगे। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होती है? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध के ठट्टा में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। सिंध जाने वाले होते हैं तो बीच में, मध्य में ही, रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? ठट्टा में। ठट्टा के आसपास की ही जगह है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु 20 मार्च 1351 में किनकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। अब इनकी मृत्यु हो गई तो बदायूनी एक साहित्यकार हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में? इन्होंने बदायूनी लिखते हैं इनके बारे में, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली एवं उसे लोगों से। क्यों? क्योंकि एक रक्त पिपासु थे, पागल थे, स्वप्नशील थे, तो लोग भी काफ़ी त्रस्त हो गए थे, और लोगों से ये त्रस्त हो गए थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक भी। तो बदायूनी ने एक कोटेशन लिखा है इनके बारे में, पूछा जाता है, ये कोटेशन पूरा आ जाता है क्वेश्चन में, और लिखा जाता है कि ये कोटेशन किसने दिया है? तो बदायूनी ने दिया है। किसके बारे में दिया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा गया है। उनकी मृत्यु पर लिखा था इन्होंने, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली एवं उसे लोगों से। ये कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में अगला शासक तुगलक वंश का कौन बनता है? तो फिरोज तुगलक बनते हैं, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद में फिरोज तुगलक। दोस्तों, आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो पास में एक बनाएंगे बॉक्स, उसमें पूरे कंटिन्यू क्रमबद्ध रूप से इन शासकों के नाम लिख लेंगे और उनके शासनकाल भी लिख लेंगे, कब से कब तक इन्होंने शासन किया। तो क्या है, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आप फटाफट से पढ़ लेंगे। रिवीजन करते समय आप फटाफट से पढ़ लीजिए ये शासक हैं, है ना। क्योंकि जैसे देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि तुगलकाबाद की स्थापना किसने की, अब सबके नामों के पीछे तुगलक है। अगर ऑप्शन में सारे ही नाम आ जाएं और आपको याद नहीं है तो आप तुगलक एक ट्रिक लगा के भी आप नहीं लगा सकते ना, आंसर को टिक नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए। तो आप कंटिन्यू ऐसे पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी, तुक्का लगाने जैसी कंडीशन नहीं बनेगी। आइए नेक्स्ट शासक कौन होते हैं? फिरोज तुगलक होते हैं, जो कि 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक तुगलक वंश पर शासन करते हैं। कब से कब तक इनका शासनकाल का समय है? 1351 से 1388 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। 1351 से 1388 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। राज्याभिषेक दोस्तों 20 मार्च 1351, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है उसी दिन इनका भी राज्याभिषेक हो जाता है। बात ये थी कि फिरोज तुगलक भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही होते हैं, ये भी सिंध जाते हैं उन्हीं के साथ में। अब चूंकि यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, सिंहासन को खाली नहीं रखना है, तो वहीं पर 20 मार्च 1351 ईस्वी को ही फिरोज तुगलक को शासक घोषित कर दिया जाता है। और वो स्थान कौन सा था? ठट्टा। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक ठट्टा में हुआ था जहाँ पे मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, और उसके बाद में दिल्ली आकर भी इनका राज्याभिषेक किया जाता है 1351 में। तो तुगलक वंश के वे कौन से शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो फिरोज तुगलक वे शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 20 मार्च 1351 ईस्वी में ठट्टा में हुआ था, सिंध जाते समय जो रास्ते में ठट्टा आता है वहाँ पे हुआ था, और पुनः दिल्ली में इनका 1351 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ है फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक जो थे ना दोस्तों, इनकी जो माता थी वे हिंदू थी, याद रखेंगे आप। उपाधि तो कासिम अमीर उल मोमलिन की उपाधि इनको मिली थी। क्या उपाधि थी? उपाधि याद रखेंगे, टाइटल पूछा जा सकता है, कासिम अमीर उल मोमलिन, है ना। कासिम अमीर उल मोमलिन थोड़ा टफ है, लेकिन नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। इसीलिए मैं नोट्स बनाने का बोलती हूँ। अब ये चीज़ें यदि आप सुन लेंगे तो आपको कैसे याद रहेगा? आई डोंट नो, यदि आप इंटेलिजेंट हो तो हो सकता है आपको याद भी रहता हो। तो कासिम अमीर उल मोमलिन ये उपाधि है इनकी। इनके द्वारा शासन में 24 कष्टदायक कर समाप्त किए गए थे, ठीक है।
कई टैक्सेस लागू कर दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, गियासुद्दीन तुगलक ने, या फिर जिन भी अन्य शासकों ने ये कष्टदायक टैक्सेस लागू किए थे, इन सारे टैक्सेस को इन्होंने खत्म कर दिया था। इनमें से केवल 4 टैक्स, जो 4 कर थे, उन्हें ही रखा था फिरोज तुगलक ने। सारे ही टैक्स फिर खत्म कर दिए थे। कष्टदायक टैक्सेस थे जो कि इससे पहले के सुल्तानों के द्वारा लागू किए गए थे। कौन कौन से 4 कर इन्होंने रखे थे? तो खराज, जो कि लगान होता था, ठीक है, लगान मतलब कि भूमि की उपज जो है वो देना होती थी, लगान उस तरीके की चीजें हैं। खम्स मतलब लूट का धन, इसे रखा था उन्होंने कि लूट में कोई धन प्राप्त होता है तो उसे, उसका भी टैक्स आपको देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। जजिया व जकात, ये कर भी इन्होंने रखे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपने नाम सुना होगा जजिया कर और जकात कर का। ये धार्मिक कर है, ठीक है। ये कौन से कर है? ये धार्मिक कर है। जजिया जो है ये हिंदुओं पर लगाया गया कर था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम शासक हुए थे फिरोज तुगलक। पहले शासक हुए थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर पहले भी चलता था, लेकिन ये जो कर था ये हिंदुओं पे लागू था, ब्राह्मणों पे, हिंदुओं में ब्राह्मणों पे लागू नहीं था। लेकिन ब्राह्मणों पे भी इस कर को लागू करवाया प्रथम शासक कौन थे? फिरोज तुगलक ने। तो सबसे पहले तो 4 कर लिखेंगे, 4 टैक्सेस कौन कौन से चला रहे थे? तो खराज, खम्स, जजिया और जकात, ये 4 टैक्सेस थे। जिसमें खराज जो था ये लगान था, खम्स जो था ये लूट का धन था या गड़ा हुआ धन था, उसका टैक्स देना पड़ता था। जजिया एवं जकात, इसके सामने लिखेंगे ये दोनों धार्मिक कर थे। पूछा जाता है जजिया एवं जकात ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये धार्मिक टैक्स थे, धार्मिक कर थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज तुगलक हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, पता भी होना चाहिए, है ना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज तुगलक हुआ था। सिंचाई कर इन्होंने लगाया था, है ना, नहरें बनाई थी इसीलिए सिंचाई कर भी लगाते थे। सिंचाई कर में टैक्स कैसे लेते थे? तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है कृषि में, जो भी उपज आई है उसका 1/10वां भाग, है ना, 1/10वां भाग ये कर के रूप में लेते थे सिंचाई कर में। उपज का 1/10वां भाग। फिरोज तुगलक के द्वारा 5 बड़ी नहरों और 300 नगरों की स्थापना करवाई गई थी। बाद में जब फिरोज तुगलक शासक बनते हैं तो ये 5 बड़ी नहरों का और निर्माण करवाते हैं और साथ ही साथ 300 नगरों की स्थापना करवाते हैं। 300 नगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है भाई, बहुत ज़्यादा नगरों का निर्माण करवाया था, 300 नगरों का। उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से? हिसार, ये सब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्य है ना, वहीं पे बनाए थे इन्होंने। हिसार हुआ, फिरोजाबाद हुआ, फतेहाबाद हुआ, फिरोजपुर, जौनपुर, ये सारे ही इनके नगरों के नाम हैं। हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर, ये कुछ मुख्य नगरों के नाम हैं इनके। अगला फैक्ट क्या है? मेरठ से अशोक स्तंभ की स्थापना दिल्ली में करवाई थी। मेरठ से आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हमने अशोक स्तंभ, जो राजा अशोक के बारे में जब हमने पढ़ा था, सम्राट अशोक के बारे में, वहाँ हमने देखा था कि इन्होंने कई अभिलेखों का निर्माण करवाया था, स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया था। तो यही टोपरा वाला जो एक स्तंभ लेख है जो अशोक द्वारा स्थापित करवाया गया था ना, दिल्ली टोपरा, तो उसे टोपरा वाले अभिलेख को ये उठाकर फिरोज तुगलक जो है ये उठाकर कहाँ लेकर आ गए थे? दिल्ली में लेकर आ गए थे, ठीक है। और एक मेरठ वाले अशोक स्तंभ को भी ये दिल्ली लेकर आए थे फिरोज तुगलक। ये आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, यदि वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की मदद हेतु, अब महिलाओं को उत्पीड़न होता था, उस टाइम पे भी उत्पीड़ित थी महिलाएं, तो महिलाओं की मदद हेतु इन्होंने एक दरबार लगाया था, या फिर कह सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम था दीवाने खैरात। क्या नाम था? दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात ये विभाग किसने बनाया था? दीवान ए खैरात, ये विभाग फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया था? तो महिलाओं के लिए बनवाया गया था, ठीक है। ये विभाग का नाम लिखेंगे दीवाने खैरात। अगला पॉइंट क्या है? सबसे अधिक दास संख्या इन्हीं के पास थी। दासों की संख्या सबसे ज़्यादा फिरोज तुगलक के समय थी दासों की संख्या, और उनके लिए एक विभाग भी था दासों के लिए। क्या था उस विभाग का नाम? दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान ये जो विभाग था ये किससे संबंधित है? तो ये दासों से संबंधित है। चूंकि इनके शासनकाल के समय दासों की संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए एक विभाग का निर्माण करवाया गया ताकि वे दासों का लेखा जोखा रख सके, और उस विभाग का नाम था दीवाने बंदगान।
फिरोज तुगलक के समय सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैन्य पदों को वंशानुगत करने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो वो फिरोज तुगलक को जाता है। वंशानुगत कैसे, जैसे यदि प्रधानमंत्री कोई है तो उसका बेटा आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे राजा का पद वंशानुगत कैसे नहीं था, वैसे ही यहाँ पर सैन्य पदों को भी वंशानुगत कर दिया गया था। जैसे सेनापति है, सेनापति का बेटा ही आने वाले समय में सेनापति बनेगा, इस तरीके से। एक लाइब्रेरी हुई थी ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय, यहाँ की किताबों का इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था। यहाँ पे जितनी भी किताबें जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी या जिन भी भाषाओं में लिखी गई थी उनका अनुवाद इन्होंने फारसी भाषा में करवाया था। कौन से पुस्तकालय का, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय का। आगे इस लाइब्रेरी का और भी नाम आएगा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। अब देखिए यहाँ पे कांसे और तांबे के सिक्के किसने जारी करवाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन चांदी व तांबे के सिक्के किसने जारी करवाए हैं, ये जारी करवाए फिरोज तुगलक ने। अब यहीं पे घुमा देते हैं, यदि आप सही से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों को घुमा कर पूछ लिया जाएगा और आप कन्फ्यूज होकर गलत टिक करके आ जाएंगे ऑप्शन में, है ना। तो याद रखेंगे चांदी एवं तांबे के, कांसे एवं तांबे के मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन चांदी व तांबे के सिक्के जारी करवाए थे तुगलक वंश में फिरोज तुगलक ने। चांदी के सिक्कों को इसने अद्दा कहा था और तांबे के सिक्कों को विख कहा गया था, विख, ठीक है, विख कहा गया था, अद्दा एवं विख। फिरोज तुगलक की एक आत्मकथा भी है, इनके द्वारा लिखी गई थी। आत्मकथा का नाम क्या है, फतुहात ए फिरोज शाही। तो याद रखेंगे फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही, जिसमें इन्होंने स्वयं के जीवन के बारे में लिखा है। किसने, फिरोज तुगलक ने। नाम क्या है, फतुहात ए फिरोज शाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। मृत्यु, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई, तो सितंबर 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सामान्य तरीके से मृत्यु हो जाती है इनकी। निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण कार्य, स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे निर्माण करवाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। निर्माण कार्य इन्होंने खान ए जहां तेलंगानी, खान ए जहां तेलंगानी नामक एक मकबरा है, ये मकबरा बनवाया था। दिल्ली में स्थित है खान ए जहां तेलंगानी मकबरा। ये एक अष्टकोणी मकबरा है, ठीक है, बहुत ही अद्भुत बना हुआ है। यदि आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो जरूर देखिएगा। खान ए जहां तेलंगानी किसके द्वारा बना हुआ है, ये पूछा जा सकता है, तो फिरोज तुगलक ने बनवाया है। खान ए जहां कौन थे, तो ये एक व्यक्ति थे जो कि फिरोज तुगलक के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर थे, उन्हीं के लिए ये मकबरा बनवाया गया था, खान ए जहां, ठीक है। और तेलंग ब्राह्मण थे ये, खान ए जहां तेलंगानी क्या थे, ये तेलंग ब्राह्मण हुआ करते थे और इन्हीं के लिए मकबरा बनवाया गया था, जो कि फिरोज तुगलक के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। और ये जो मकबरा बनवाया था किसने बनवाया था, फिरोज तुगलक ने बनवाया था। तो सारे फैक्ट इनसे रिलेटेड याद रखेंगे। ये अष्टकोणी मकबरा है, एक दिल्ली में स्थित है। एक और इन्होंने दुर्ग बनवाया था, कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनवाया था इन्होंने। कौन सा दुर्ग बनाया था, कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनवाया था। अशोक द्वारा जो स्तंभ लेख बनाया गया था, जो टोपरा से दिल्ली लेकर आए थे फिरोज तुगलक, वो स्तंभ लेख यहीं पे कोटला फिरोज शाह दुर्ग यहीं पे स्थित करवाया था इन्होंने, वो स्तंभ लेख, ठीक है, जो टोपरा से लेके आए थे ना, वो मेरठ वाला नहीं, टोपरा वाला। तो वो ये याद रखेंगे आप। दो स्तंभ लेख फिरोज तुगलक दिल्ली लेकर आते हैं, तो टोपरा वाला लेके आते हैं और एक मेरठ में स्तंभ लेख है अशोक का, वो भी लेकर आते हैं दिल्ली। तो यहाँ जो स्थित स्तंभ लेख है वो टोपरा वाला है, ठीक है। अंतिम शासक, तो तुगलक वंश के अंतिम शासक का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अंतिम शासक हुए नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, महमूद तुगलक, क्या नाम है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक वंश के अंतिम शासक हुए। इस समय पर तुगलक वंश का जो साम्राज्य था वो काफ़ी सिकुड़ चुका था, काफ़ी दक्षिण भारत से भी पूरा शासन इनका चला गया था, खत्म हो गया था। केवल दिल्ली से पालम तक ही इनका शासन रह गया था, मतलब दिल्ली में बस इनका शासन बचा रह गया था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तक। उसके बाद में क्या होता है, 1398 ईस्वी में तैमूरलंग दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं और दिल्ली का शासन भी इनके हाथों से चला जाता है। किसका आक्रमण हो जाता है, तैमूरलंग का आक्रमण हो जाता है। तैमूरलंग कौन था, कहाँ से आया था, तो ये मध्य एशिया के क्षेत्र से आया था। जो आगे हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो मुगल साम्राज्य तैमूरलंग का ही वंशज हैं। आगे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ से आए थे, किस तरह की रणनीति लेकर ये भारत आए थे, पढ़ेंगे हम इनके बारे में। अभी इतना याद रखिए, ये मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे और मुगल शासक जो है ये इन्हीं जो मुगल शासक आएंगे हम पढ़ेंगे वो तैमूरलंग के ही वंशज होंगे। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग दिल्ली पर आक्रमण करता है और तुगलक वंश के हाथ से उनकी गद्दी छीन लेता है। यहाँ से तुगलक वंश का एंड हो जाता है,
ठीक है। 1398 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर तैमूरलंग आधिपत्य होते हैं। तैमूरलंग अपना शासन जमा कर रखते हैं, चूंकि ये मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे, वहां पर भी इनका शासन था। तो ये क्या करते हैं, 1414 ईस्वी में तैमूरलंग दिल्ली की शासन सत्ता खिज्र खां नामक व्यक्ति को देकर अपने मध्य एशिया वाले शासन को संभालने चले जाते हैं। ठीक है, किसे देके जाते हैं, खिज्र खां को देके जाते हैं। इस तरह 1414 ईस्वी में खिज्र खां दिल्ली पर शासन करते हुए सैयद वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन से वंश की स्थापना करते हैं, सैयद वंश अब हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 1414 ईस्वी में स्थापित करते हैं। किसके द्वारा स्थापना हुई, तो खिज्र खां ये जो व्यक्ति ये सैयद वंश की स्थापना करते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको गुलाम वंश पढ़ाना स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने सल्तनत काल की सारी डायनेस्टी देखी थी कि इन वंशों को हम पढ़ने वाले हैं। उसमें तुगलक वंश और सैयद वंश के बीच में काफ़ी गैप देखने को मिला था, है ना। ये 1398 में तुगलक वंश खत्म हो गया था, उसके बाद में सैयद वंश 1414 से स्टार्ट होता है। तो मैंने वहीं आपको बताया था कि ये जो गैप है इसे हम पढ़ेंगे तुगलक वंश और सैयद वंश को पढ़ते समय कि ये गैप क्यों हुआ था। तो ये गैप इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ समय तक तैमूरलंग का आधिपत्य रहता है दिल्ली सल्तनत पे। उसके बाद में तैमूरलंग पुनः अपने शासन को संभालने के लिए मध्य एशिया के क्षेत्र में चले जाते हैं और दिल्ली के शासन सत्ता खिज्र खां को देकर चले जाते हैं और खिज्र खां यहाँ पर सैयद वंश की शुरुआत करते हैं। तो इस तरह तुगलक वंश का अंत होता है, तुगलक वंश खत्म होता है और एक नए वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत पर। उस वंश का नाम होता है सैयद वंश। अगले लेक्चर में हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई फैक्ट समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़न है अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। और दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नोट्स ज़रूर से बनाइएगा। 2 कमेंट आए थे मेरे पास, आते भी रहते हैं उन लोगों के, तो दिल से थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि भाई आप लोगों ने बताया कि मैंने नोट्स में, कुछ लोग तो पता नहीं वो नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, उन लोगों ने कमेंट्स करके ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि ये बताया जाए कि हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो आदित्य भारद्वाज जो हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था और बताया था कि मैम मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, तो आप प्रोवाइड करवा दीजिए यदि आपके पास हो। तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ जो भी हो सका मुझसे पॉसिबल, तो आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। और एक है जबराराम रानावते, प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने कमेंट करके मुझे बताया था कि मैम हम लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं हम लोगों ने। तो जो भी है आप लोग नोट्स बनाइए, ये गलत बात है आपने नोट्स नहीं बनाए, तो नोट्स बनाइए, वीडियो को केवल देखते ही ना रहें, नोट्स भी बनाइए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। और धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने ये बात एक्सेप्ट की कि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, आपने कमेंट किया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट्स किए। सो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।